दोस्तों स्वागत है आपका कैरियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे हमारे कैरियर जंक्शन के साथ। किस चीज़ में व्यस्त होंगे? अपने स्टडी में आप लोग व्यस्त होंगे। क्यों? क्योंकि कैरियर जंक्शन लगातार क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा है और आप लगातार अपने स्टडी में व्यस्त रहिए, ठीक है। और हमारे कैरियर जंक्शन के साथ जुड़े रहिए इससे, ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में जियोमॉर्फी ऑफ रीजन पढ़ रहे हैं हम लोग। और जियोमॉर्फी ऑफ रीजन जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके प्रीवियस क्लास जरूर देख लें, ठीक है। तो जियोमॉर्फी रीजन पढ़ रहे हैं हम लोग, जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं हम लोग। और उसमें हम लोगों ने जियोमॉर्फी रीजन ऑफ इंडिया में 5 टॉपिक पढ़े थे हम लोग। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार तथा तटीय मैदान, ठीक है। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में डिस्कस हो चुकी है। और आज की जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग उत्तर का विशाल मैदान। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो हम लोग इसको मैप पर समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान को कैसे विस्तृत है और कैसे इसको बांटा गया है। तो यहां हम लोग एक प्यारा सा भारत का मैप ड्रा करेंगे कुछ इस तरह, और यही हम लोग समझेंगे कि उत्तर का विशाल मैदान किस तरह विस्तृत है और फिर इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। चलिए देख लीजिए। ओके, ये है अपना प्यारा भारत। देखिएगा उत्तर का विशाल मैदान किस तरह विस्तृत है। देखिए बच्चे, ये उत्तर का विशाल जो मैदान है इसको आप 3 नदी तंत्रों में देख सकते हैं। एक नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं, जो इनका अपवाह तंत्र है, यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो अपवाह तंत्र है, ये नदियां अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा, ये नदियां अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा जो अपने अवसादों का निक्षेपण करती हैं, उसी के द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। एक बार मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, क्या देखिए, नदियों द्वारा अपर्दन क्रिया से लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अपर्दन का मतलब हो, अब इसके बारे में अभी मैं इसको आपको ड्रा करके दिखाऊंगा। अपर्दन का मतलब होता है कटाव और निक्षेपण का मतलब होता है क्या? छोड़ना। तो जब नदियां पर्वतों से उतरती हैं तो अपने साथ जो अवसाद लेके आती हैं, उन अवसादों को जैसे जैसे बिछाते जाती हैं वैसे वैसे मैदानों का क्या होता जाता है? निर्माण होता जाता है। चलिए, ये तो हो गया। यानी उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा अपर्दन क्रिया से, यानी अपर्दन से लाए गए अवसादों के यहाँ लिख दे, देखिए, लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यानी जब नदियां पर्वतों से उतरती हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ इस मैप में देखिएगा आप लोग। चलिए, ये एक नदी गुजरी हुई है सिंधु, ये एक नदी गुजरी हुई है गंगा, और ये एक नदी गुजरी हुई है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब ये जब नदियां हिमालय से उतरेंगी तब कंकड़ पत्थर का कटाव करेंगी मतलब क्या करेंगी? अपर्दन करेंगी। और जब ये नीचे नीचे आती जाएंगी तो वो अवसाद के रूप में जमता जाएगा, और इसी अवसादों को जहां छोड़ देंगी उसी क्रिया को क्या बोलेंगे? निक्षेपण बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? उससे निक्षेपण बोला जाएगा। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां अपर्दन क्रिया के द्वारा अपने साथ जो अवसाद लाती हैं और उन अवसादों का जहां निक्षेपण करती हैं, उन्हीं क्रिया के द्वारा क्या होता है? उत्तर के विशाल मैदान
मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यानी ये पूरा स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा। ये पूरा एरिया क्या हो गया, उत्तर का विशाल मैदान हो गया। यही क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। नदियों के बहाव के हिसाब से उत्तर के विशाल मैदानों को 3 नदी तंत्रों में आप देख सकते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, चलिए उत्तर के विशाल मैदान का अब कुछ हम डाटा फैक्ट जानकारी लिखते हैं इसके बारे में। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा किए गए अपरदन के कारण जो निक्षेपण हुआ है अवसादों का, उसी अवसादों के जमाव से जो मैदान निर्मित हुआ है वही क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है बच्चे। चलिए आइए उत्तर के विशाल के मैदान के बारे में तो एक जानकारी ये हो गई। देखिए तो सबसे पहले देखिए उत्तर का विशाल मैदान 3 नदी तंत्रों में है। एक चीज आप जान लीजिए, उत्तर का विशाल मैदान जो है ये पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम जो है, पूरब से पश्चिम लगभग 3200 किलोमीटर तक विस्तृत है। पूरब से पश्चिम लगभग कितना किलोमीटर, 3200 किलोमीटर तक विस्तृत है। और इसकी जो चौड़ाई है, इस उत्तर के विशाल मैदान की जो चौड़ाई है ये लगभग 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक क्या है, इसकी चौड़ाई है। और इस मैदान की जो समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है उत्तर के विशाल मैदान की, ये है 50 मीटर से 150 मीटर तक क्या है, इसकी समुद्र तल की क्या है, ऊंचाई है। यानी उत्तर का विशाल मैदान सिंधु गंगा, एक बार परिभाषा फिर से लिख देते हैं किसके द्वारा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदियों के अपरदन क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान का क्या होता है, निर्माण हुआ है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा उत्तर का विशाल मैदान जो है ये कृषि के लिए अति उपयोगी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्षा और मिट्टी की यहाँ की क्या है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और मिट्टी भी क्या है इसकी उपजाऊ है। तो ये कृषि भूमि के लिए क्या है, उत्तर का विशाल मैदान उपजाऊ है। अब इसकी हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे कि कैसे इसको उच्चावच के आधार पर बांटा गया है और कैसे इसको नदियों के आधार पर बांटा गया है। आइए तो अब ये बात आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट भाग देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान को, जो आपको जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपका उत्तर विशाल के मैदान के बारे में। चलिए तो उत्तर के विशाल मैदान को, उत्तर के विशाल मैदान को उच्चावच व भौतिक, उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर, उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित,
5 वर्गों में विभाजित किया गया है। देख लीजिए वो 5 से कौन कौन से वर्ग हैं। ठीक है, चलिए। पहला वर्ग भावर क्षेत्र या भावर प्रदेश। दूसरा वर्ग तराई प्रदेश या तराई क्षेत्र। तीसरा वर्ग बांगर है। चौथा वर्ग खादर है। और जो पांचवा वर्ग है वो क्या है? डेल्टा है। ठीक है, यानी उत्तर के विशाल मैदान को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। किस आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है? किस आधार पर? उच्चावच या भौतिक लक्षणों के आधार पर उत्तर के विशाल मैदानों को 5 वर्गों में बांटा गया है। भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर, खादर और डेल्टा। ध्यान दीजिएगा, इनका क्रम जैसे है तो जिस तरह ये लिखे हुए हैं ये इसी तरह उच्चावच के आधार पर हैं भी। सबसे ऊपर क्या होगा? भावर, फिर तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं एक फिगर बनाकर कि नदियां जब पर्वतों से उतरती हैं तो सबसे पहले भावर क्षेत्र का निर्माण क्यों होता है, इसके बाद तराई क्षेत्र का निर्माण क्यों होता है, फिर बांगर क्षेत्र का निर्माण क्यों होता है, फिर खादर और डेल्टा का निर्माण सबसे अंत में क्यों होता है, इसको मैं एक फिगर के माध्यम से पूरा के पूरा इस पूरे मैटर को आपको क्लियर कर देता हूं। और फिर वही बता देते हैं कि बांगर क्षेत्र क्या है, भांगर क्षेत्र क्या है और खादर क्या है और डेल्टा क्या है। ठीक है, चलिए तो एक फिगर ड्रा करते हैं और उसके माध्यम से समझ लेते हैं भावर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा कैसे बनते हैं ये। ठीक है, इनका उच्चावच कैसे है। यकीन मानिए इस फिगर के बाद फिर आपको उत्तर के विशाल मैदान से सवाल आपके गलत नहीं होंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप विदाउट पेन कॉपी उठाए बिना सोचे तुरंत सवाल टिक कर देंगे आप। देखिए, बस दिमाग यहां लगाइएगा, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। ओके, चलिए ये मान लेते हैं हम लोग एक नदी गुजर रही है। बस ये आपको समझ लीजिए कि एक नदी गुजर रही है। ये मान लीजिए नदी है कोई। ठीक है, चलिए ये नदी है कोई, ये इसमें पानी बह रहा है। ये कोई भी नदी है जो हिमालय से उतर रही है, क्योंकि उत्तर के विशाल मैदान 3 नदी तंत्रों में, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो कोई एक नदी मान लीजिए और हम मान लेते हैं कि ये है अपना प्यारा हिमालय, ये है हिमालय। बस मान लीजिए कि ये हिमालय है। ठीक है, ये मान लीजिए हिमालय है। ध्यान दीजिए बच्चे, बात नदियां जब हिमालय से उतरेंगी तो हिमालय पर क्या होंगे? चट्टानी होंगे हिमालय पर। और जब नदियां हिमालय से निकलेंगी तो चट्टानों का कटाव करेंगी। और जब बच्चा चट्टानों का कटाव करेंगी तो वो जो पत्थर अपने साथ लेकर आएंगी उसको मैदानी क्षेत्रों में तुरंत बिछाएंगी कि नहीं बिछाएंगी? समझ रहे हैं आप? यानी जब नदियां हिमालय से उतरेंगी तो इस हिमालय का क्या करेंगी? कटाव करेंगी। कटाव करेंगी मतलब क्या? हिमालय का अपरदन करेंगी। क्या करेंगी? ये अपरदन करेंगी। अब ये नदी बह रही है तो हिमालय क्या क्या करेगी? अपरदन करेगी। और जैसे बच्चे अपरदन करेगी, इन किसका अपरदन करेगी? हिमालय का। हिमालय का अपरदन करेगी, कंकड़ पत्थर अपने साथ लेकर आएगी। और जैसे मैदानों में, मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, स्टार से समझिएगा। मान लेते हैं ये कंकड़ पत्थर है तो कंकड़ पत्थर बिछा देगी। ये मान लो कंकड़ पत्थर बिछाया नदियों ने। किसके द्वारा बिछाया? किसका अपरदन किया? पर्वतों का अपरदन किया। अब ये पर्वतों का अपरदन हो रहा है और ये नदियां कंकड़ पत्थर छोड़ते जा रही हैं। चलिए ये कंकड़ पत्थर का बिछाव हो गया। चलो ये बहुत ज़्यादा पत्थर हो गए। अब आपको ले चलते हैं एक बात ध्यान समझिएगा। आप लोगों ने उत्तराखंड में बहुत सारे गाने सुने होंगे
और आपने कुछ गाने ऐसे सुने होंगे जिसमें एक खूबसूरत सी नायिका रहती है और उसके पैरों के पायल बाजता हुआ दिखाया जाता है और वो पत्थर से गुजरती है, उसके पायल का आवाज़ छन छन आता है और उसके पैर के नीचे से थोड़े थोड़े पानी बहते रहते हैं और पत्थरों पर कूदते हुए नदी के उस पार चली जाती है। बस ये वही स्ट्रक्चर भावर वाला क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र भावर वाला क्षेत्र है। ठीक है, जैसे आप बद्रीनाथ, अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर आई थी, अगर आप बद्रीनाथ देखेंगे तो बद्रीनाथ केदारनाथ पूरा के पूरा भावर क्षेत्र ही है बच्चे, क्योंकि पूरा के पूरा कंकड़ पत्थर का क्या है, निक्षेपण है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आपके घर के डेमो दिखाता हूं। आप अपने घर में क्या लीजिए कि बहुत सारे बजरी लीजिए और उसको एक दीवार पर बिछा दीजिए, ठीक है, और फिर पानी छोड़िए। बच्चे उस बजरी में आपको पानी दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे बजरी जहां समाप्त होगा आपको पानी नजर आएगा। लेकिन अगर उस पत्थर पर या उस बजरी पर आप एक चूटा छोड़ देंगे ना, तो चूटा तैरते हुए उस पार चला जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इस नदियों का पानी इस पत्थरों के बीच बहने लगेगा। इन नदियों का पानी क्या होगा, इन पत्थरों के बीच बहने लगेगा। यानी ये क्या हो गया है, भावर क्षेत्र हो गया है। बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल होते हैं ये भावर क्षेत्र बच्चे। नदियां इन्हीं क्षेत्रों में लुप्त हो जाती हैं। नदियां क्या होती हैं, इन्हीं क्षेत्रों में क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। नदियां इन्हीं क्षेत्रों में लुप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि भावर क्षेत्र क्या होता है, कंकड़ पत्थर का निक्षेपण होता है। क्या होता है, कंकड़ पत्थर का होता है निक्षेपण। क्यों? क्या? भावर क्षेत्र। तो सबसे ऊंचे क्या बनेगा, भावर क्षेत्र बनेगा। नदियां सबसे पहले किस क्षेत्र का निर्माण करेंगी, भावर क्षेत्र। बच्चे एक बात बताओ, आप अगर ये कंकर पत्थर का निक्षेपण है तो क्या आपको दूर दूर तक कोई वन दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्या आपको, क्या यहां पर खेती करना संभव है, नहीं संभव है। मतलब ये कि पूरा के पूरा कंकर पत्थर का निक्षेपण होता है, दूर दूर तक कहीं कोई वन वगैरह नजर नहीं आते हैं। यानी ये क्षेत्र क्या होते हैं, अनउपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं, ये अनउपजाऊ होते हैं। लेकिन ये पर्यटक स्थल के रूप में बहुत खूबसूरत होते हैं। आप इनको बहुत सारे फिगर में, बहुत सारे पिक्चरों में, मूवियों में यहाँ आप देखते होंगे, बहुत सारे गाने शूट होते हैं ऐसे जगहों पर। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, भावर क्षेत्र। अब बच्चे ये बताइए, आप ध्यान समझिएगा, नदियां हिमालय से उतर रही हैं, तो जब हिमालय का कटाव की तो कंकर पत्थर बिछाई, और जब कंकर पत्थर बिछाई तो क्या बनाई, भावर क्षेत्र बनाई। अब जरा बात समझिए, अभी तक तो इन्हें मिट्टी तो मिला नहीं है। जैसे नदियों को मिट्टी मिलेगा, अपने युवा अवस्था में होंगी, और जैसे अपने युवा अवस्था में होंगी, मिट्टी का खूब गहरा क्या करेंगी, कटाव करेंगी। मिट्टी का क्या करेंगी, गहरा कटाव करेंगी। तो हम लोग मान लेते हैं ये मिट्टी का गहरा कटाव हो रहा है। ये नदियों ने क्या किया, मिट्टी का गहरा कटाव किया। अब इनको मिल गया मिट्टी बच्चे, तो इन्होंने क्या काम किया, मिट्टी का खूब गहरा कटाव किया। और बच्चे जब मिट्टी का गहरा कटाव करेंगी नदियां, ध्यान समझिएगा, अब जब मिट्टी का गहरा कटाव करेंगी तो क्या होगा, पानी, पानी यहां क्या होगा, ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा। और जब पानी यहां ठहरा रहेगा और गहरा कटाव रहेगा, तो बताइए क्या ये दलदल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, दलदली क्षेत्र का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। और जिस साल बच्चे वर्षा अधिक होती है, ये दूर तक फैल कर जाते हैं और दलदली क्षेत्रों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा देहरादून वगैरह में, आप देखेंगे तो ये क्षेत्र पूरा के पूरा क्या होता है, वनों से आच्छादित होता है। और ये क्षेत्र मुख्यतः गन्ना, ये क्षेत्र तराई क्षेत्र मुख्यतः गन्ना और चावल के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि यहाँ पानी का क्या रहता है, गहरा जमाव रहता है। जमाव क्यों रहता है, नदियाँ अपनी युवावस्था में थी, जैसे उतरी खूब गहरा कटाव की, और गहरा कटाव की, पानी ठहर गया। और हम सब जानते हैं चावल और गन्ने के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए यह क्षेत्र, इन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, तराई क्षेत्र बोला जाता है। कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र बोला जाता है। और ये तराई क्षेत्र क्या होते हैं, ये जब नदियां यहां पर, यहां ये क्षेत्र क्या होते हैं, वनस्पतियों से आच्छादित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये वनस्पतियों से आच्छादित होते हैं, तथा ये चावल गन्ना के लिए उपयोगी भी होते हैं। ये चावल गन्ना के लिए क्या होते हैं, ये उपयोगी होते हैं। ये शायद गलत लग गया है, डजंट मैटर। ये ठीक है, आच्छादित होते हैं। ठीक,
चलिए, ये हो गया क्या, तराई क्षेत्र हो गया, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या बना, भांवर क्षेत्र, भांवर क्षेत्र के बाद क्या बना, तराई क्षेत्र, और इन तराई क्षेत्रों में क्या होगा, दलदली क्षेत्रों का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी ये क्षेत्र कैसे होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। भांवर तराई, तो भांवर क्षेत्र के दक्षिण कौन सा क्षेत्र है, तराई। कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। भांवर क्षेत्र के दक्षिण कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। ये शायद गलत लिख गया है, ठीक लिखा। पतियों से क्या होते हैं, आच्छादित होते हैं, ठीक है। और ये क्षेत्र जब बाढ़ का पानी दूर तक फैल जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, दलदली क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है। ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं, दलदली क्षेत्र भी हो जाते हैं, ठीक। यानी भांवर पहला क्या बना, भांवर, भांवर के बाद क्या बना, तराई क्षेत्र बना। कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र बना, ठीक है। चलिए आगे बात देखिए। अब यहां पर ये नदियां मिट्टी का कटाव की थी, नदियां यहां पर क्या की थी, मिट्टी का कटाव की थी। और जब ये मिट्टी का कटाव करेंगी तो ये मिट्टी ले जाकर कहीं छोड़ेंगी, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, जब ये नदियां मिट्टी ले जाकर छोड़ती हैं, ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में ये नदियां मिट्टी ले जाकर छोड़ेंगी, ध्यान से समझिएगा बात, तो अब ये कहीं तो जाकर मिट्टी का बिछाव करेंगी। तो ये मान लेते हैं नदियां मिट्टी का बिछाव करती हैं, ठीक है। ये जो तराई क्षेत्रों में जो मिट्टी आया उसको नदियों ने बिछाया। देखिए, अब यदि जिस साल वर्षा अधिक होगी उस साल तो मिट्टी बहुत दूर तक चली जाएगी, ठीक है। और जो वर्षा कम होगी तो मिट्टी बहुत दूर तक नहीं जाएगी। तो जहां नदियों का पानी पहुंच जाएगा, जहां नदियों का पानी बाढ़ के कारण अगर एक बार पहुंच गया, ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चे यहां तक नदियों का पानी पहुंच गया, इन क्षेत्रों तक पहुंचा, ये नदियों का पानी यहां तक पहुंचा। ध्यान दीजिएगा बात को, यहां तक पहुंचा नदियों का पानी। मान लीजिए कि किसी साल वर्षा अधिक हुई तो पानी यहां तक पहुंच गया, और किसी साल अब वर्षा नहीं हुई अधिक तो पानी दूर तक नहीं पहुंच पाया। तो जो ये पानी जब दूर तक नहीं पहुंच पाएगा तो ये वाला जमीन के, ये वाला जो मिट्टी होगा ये क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। यानी जब बाढ़ का पानी दूर तक नहीं पहुंच पाएगा तो ये मिट्टी क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। और इसी को हम बोलेंगे पुरानी जलोढ़। क्या होगा, ये पुरानी जलोढ़ होगा। और यही पुरानी जलोढ़ बच्चे कहलाता है बांगर क्षेत्र। यही पुरानी जलोढ़ क्या कहलाता है, बांगर क्षेत्र कहलाता है। यानी नदियां अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी लेकर आएंगी तो जहां बाढ़ का पानी, इसका मतलब बांगर क्षेत्रों में बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता है, और ये क्या होते हैं, पुराने जलोढ़ होते हैं। अब यदि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यदि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो इस पर यदि जबरदस्ती की अगर खेती की जाती है तो बार बार सिंचाई होता है। तो बार बार सिंचाई होने से क्या होता है, इस पुरानी जलोढ़ पर सल्फर डाइऑक्साइड का एक परत जमा हो जाता है जो लवणीय हो जाता है। यानी ये जो पुरानी जलोढ़ होती है ये क्या होती है, लवणीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है। और लवणीय या क्षारीय हो जाने के कारण इसके ऊपर वाला जो परत है, इसके ऊपर वाला जो परत है लवणीय या जो इसके ऊपर है, ठीक है, सो ध्यान समझिए, लवणीय या क्षारीय, इसके ऊपर वाला जो परत है वो क्या होता है, वो रेह में क्या होता है, तब्दील हो जाता है। और इसी को रेह या कलर कहा जाता है। यानी इसके ऊपर वाली पार्ट पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जो ऊपर वाला पार्ट है, यदि इस पर इसकी मिट्टी लवणीय जो क्षारीय हो जाती है, इसके ऊपर जो रेह कलर जमा हो जाता है उसी को रेह या कलर कहा जाता है। यानी बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ है, यहाँ वर्षा का पानी हर साल नहीं पहुँच पाता है। बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ है, यहाँ वर्षा का पानी हर साल नहीं पहुँच पाता है, और इस पर अधिक सिंचाई के कारण इस पर सल्फर डाइऑक्साइड का एक परत जमा हो जाता है, जिससे इसकी ऊपरी का परत लवणीय या क्षारीय हो जाता है।
है और उसके ऊपर जो परत जमा होता है उसी को रेह या कलर कहा जाता है। आप लोगों ने बचपन में गांव में सुना होगा कि पहले इसी रेह से लोग ना, बच्चे जब डिटर्जेंट वगैरह का प्रयोग नहीं हो पाता था तब इससे लोग अपने कपड़े धुला करते थे, इससे लोग अपना सर धुला करते थे रेह या कलर से। ये वही रेह या कलर है जो आपके गांव के आसपास, यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव वाले बच्चों ने जरूर देखा होगा रेह या कलर। आपके गांव के आसपास जो बंजर जमीनें हैं उन पर जो दूब उगती है, दूब के ऊपर जो धूल उड़ता है वही रेह या कलर होता है। ठीक है, यानी बांगर क्षेत्र क्या होता है? पुरानी जलोढ़ होता है। क्या होता है? पुरानी जलोढ़ होता है। कौन सा जलोढ़ होता है? पुरानी जलोढ़ होता है। और यहाँ पानी बार बार नहीं पहुंच पाता है। और जो खादर क्षेत्र होता है ये क्या, अभी अगर जहां बाढ़ का पानी हर साल पहुंचेगा वो क्या होगा? खादर होगा। तो ये क्या होगा? खादर क्षेत्र होगा। यानी जहां बाढ़ का पानी बार बार पहुंचता वो क्या होता है? खादर क्षेत्र होता है। और खादर क्षेत्र कृषि के लिए, कृषि भूमि के लिए अति अधिक, कृषि भूमि के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। कृषि भूमि के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। यहां बाढ़ का पानी लगभग हर वर्ष पहुंच पाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चे, बांगर क्षेत्र ऊंचा होगा कि खादर क्षेत्र ऊंचा होगा? यानी खादर क्षेत्र क्या होता है? बांगर की तुलना में, बांगर की तुलना में, बांगर की तुलना में कम ऊंचा होता है। कम ऊंचा होता है। बांगर की तुलना में क्या होता है? कम ऊंचा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? सबसे ऊपर क्या? भांवर क्षेत्र जो कंकर पत्थर का निक्षेपण है। फिर इसके बाद क्या हुआ? तराई क्षेत्र। इन तराई क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी होती है, पतले रेत, पतले रेत या चिकनी मिट्टी का यह निक्षेपण होता है। जब बाढ़ का पानी दूर तक जाता है तो दलदली क्षेत्रों का क्या करता है? निर्माण करता है। ये क्षेत्र क्या होते हैं? वनस्पतियों से क्या होते हैं? आच्छादित होते हैं। इन क्षेत्रों में चावल या गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, ये क्षेत्र कैसे होते हैं? दलदली क्षेत्र होते हैं। ठीक, इसके बाद जब, हाँ एक चीज और बच्चे ध्यान रखिएगा, जो नदियां, यहां मैं नोट लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से लिख लीजिएगा कि जो नदियां भांवर क्षेत्र में, जो नदियां भांवर क्षेत्र में अदृश्य हो जाती हैं, जो नदियां भांवर क्षेत्र में अदृश्य हो जाती हैं वो तराई क्षेत्र पर, तराई क्षेत्र में पुनः सतह पर दिखाई देने लगती हैं। दिखाई क्यों देने लगी? ध्यान समझिए, क्योंकि बच्चे अगर ये दलदली क्षेत्र है तो पानी दूर तक फैल जाएगा, पानी दूर तक फैलेगा तो भांवर क्षेत्र की नदियां क्या होंगी? तराई क्षेत्रों में क्या होंगी? ये दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? इसको आप नोट में लिख लीजिएगा। चल ठीक है, ठीक, चलिए इसके बाद नदियों द्वारा जो सबसे अंत में जाकर जहां अवसाद का जमाव होता है, गहरे भागों में जहां अवसाद का जमाव होता है, जहां अवसाद का जमाव हो जाता है, यहीं क्या निर्मित होता है? डेल्टा निर्मित होता है। क्या होता है? ये डेल्टा प्रदेश होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? नदियों का उच्चावच या भौगोलिक के आधार पर विभाजन। सबसे ऊपर क्या? भांवर क्षेत्र, इसके ऊपर क्या? इसके बाद क्या? तराई क्षेत्र। भांवर की तुलना में क्या है? तराई क्या है? अधिक नीचा है। और खादर की तुलना में बांगर क्या है? ऊंचा है। और खादर क्या है? नीचा है। बाढ़ का पानी कहां हर साल पहुंचेगा अगर आपसे पूछा जाए तो खादर क्षेत्रों में बाढ़ का पानी क्या होता है? हमेशा पहुंचता है। सबसे अधिक जलोढ़ का विस्तार कहां है? खादर क्षेत्रों में है। तो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी जमीन कौन सी है? खादर है। आप सब जानते हैं गांव में क्या बोलते हैं कि खेतवा बंजर हो गया है। बच्चे ये बंजर क्यों हो जाता? जरा ध्यान से सुनिए, ये बंजर क्यों हो जाता है? आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे किसान घर के होंगे उनको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा बात। बच्चे जिस खेत को हम लंबे समय तक
छोड़ देते हैं और उस पर जुताई नहीं करते हैं ना, वो खेत क्या होते हैं, उन खेतों की मिट्टी बहुत सकरी हो जाती है और सकरी हो जाने के कारण कुछ दिन बाद उसमें हाल नहीं चलता है और फिर हम उसे कहते हैं कि यह बंजर हो गया है। बंजर क्यों हो गया? क्योंकि उसकी मिट्टी क्या हो गई है, पुरानी हो गई है। तो पुरानी जलोढ़ क्या होते हैं, बांगर हो जाते हैं, जो कृषि भूमि के लिए उपयोगी नहीं हो पाते हैं। जबकि नवीन जलोढ़ हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है तो मिट्टी क्या होगी, नवीन होगी, और जब मिट्टी नवीन होगी तो क्या होगा, कृषि भूमि के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा और इसी को क्या कहा जाएगा, खादर क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर के विशाल मैदान का एक स्ट्रक्चर। उत्तर के विशाल मैदान का उच्चावच या भौतिक विभाजन के आधार पर क्या है, ये उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, तो उच्चावच के आधार पर आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इस फिगर को एक बार अपने खुद से ड्रा कीजिएगा। आपको ऊपर पूछा जाए, नीचे पूछा जाए, कौन किसके दक्षिण पूछा जाए, कहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नदियाँ कहाँ लुप्त हो जाती हैं, तो भावर क्षेत्रों में लुप्त हो जाती हैं। लुप्त हुई नदियाँ पुनः सतह पर कहाँ जाती हैं, तो तराई क्षेत्रों में पुनः सतह पर जाती हैं। दलदली क्षेत्रों का निर्माण कहाँ होगा, तराई क्षेत्रों में होगा। पुरानी जलोढ़ क्या होगी, बांगर होगी। क्या ये उपयोगी होगा, नहीं उपयोगी होगा। आप लोगों ने देखा होगा, पहले आपके दादा परदादा से पूछिएगा अपने, वो जानते थे जब डिटर्जेंट नहीं होता था तब इसी रेह से लोग स्नान करते थे, कपड़े धुले जाते थे। क्यों? क्योंकि ये पुरानी जलोढ़ होता है, लवड़िए या क्षारीय होता है, तो जो ऊपर वाली धूल होती थी वही क्या है, रेह या कल्लर हो जाता है, और ये क्या होता है, बांगर। बांगा जहाँ बाढ़ का पानी हर साल पहुंचा, खादर। सबसे अंत में जाकर जहां अवसाद का जमा हुआ नदियों द्वारा, वही क्या बनता है, डेल्टा बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया, उच्चावच के आधार पर जो है उत्तर के विशाल मैदान। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि प्रदेशों के आधार पर उत्तर का विशाल मैदान कैसा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो है हमारा जो विशाल मैदान है उत्तर का, इसको प्रदेश के आधार पर कैसे विभाजित किया गया है। ठीक है, तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और कैरियर रिएक्शन के साथ अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।